नमस्कार। एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र का ये मंच सजा हुआ है, जहां एक के बाद एक खास मेहमान हमारे साथ आ रहे हैं। और अब हमारे साथ इस मंच पर महाराष्ट्र की सियासत की अगर मैं सबसे ज्यादा फायर ब्रांड नेता के तौर पर पहचान बनाने वाली नेता कहूं, इस वक्त मेरे साथ मंच पर हैं, तो शायद आप उससे इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ नवनीत राणा यहां इस समय मंच पर मौजूद हैं। 2019 जब आप राष्ट्रीय परिदृश्य पर आई, संसद पहुंची, निर्दलीय चुनाव जीतकर, और फिर 2024 अब अमरावती उसी सीट से जिसे मोदी लहर में आपने जीत लिया था निर्दलीय, आप कमल के निशान पर चुनाव लड़ रही हैं। मतलब ये नवनीत राणा की जो सियासत है उसका एक पड़ाव है, या फिर बीजेपी ही मंजिल थी नवनीत राणा के लिए? नवनीत राणा की मंजिल इस देश में जो हर व्यक्ति है उसकी सोच जहां पे जाकर खत्म होती है वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के प्रति जो ईमानदारी और डेडिकेशन से काम करता है, नवनीत राणा की आखिरी मंजिल वही है। ये बताइए मुझे कि वो हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरीके से आप सुर्खियों में आई थी, उद्धव ठाकरे से आपने सीधी टक्कर ली, ये तभी से बीजेपी में जाने की जमीन तैयार हो रही थी क्या? किस पक्ष में जाना है, किस पार्टी में नहीं जाना है, ये कोई ठहरा के कोई चीज होती नहीं है। 33 महीने की गवर्नमेंट में उद्धव ठाकरे जी ने मातोश्री से बाहर कदम नहीं रखा था। काम कैसे किया जाता है ये देश के प्रधानमंत्री सिखाते हैं 24/7, और हमारे देश के गृह मंत्री। और हमने 2014 से 19 तक देवेंद्र जी को काम करते हुए ये महाराष्ट्र में देखा है। तो हम लोगों को जो सिखाया गया है, हम लोग जब से राजनीति में आए हैं कि काम कैसा होना चाहिए। मैंने तो ये पहली बार ही देखा था कि फेसबुक लाइव से भी महाराष्ट्र कोई चला सकता है, या घर पे बैठ के भी जब मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो उसका पूरा आराम और उसका पूरा ऐश किसी ने लिया होगा पूरे देश में, तो वो उद्धव ठाकरे। कोरोना काल भी तो था और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब कहाँ गई तबीयत खराब? पहले पट्टा लगा के घूमते थे, जब से सरकार से बाहर हो गए, जब से मुख्यमंत्री पद चले गया है, तब से पट्टा भी चले गया है। आप ये कह रहे हैं तभी सिर्फ सब चीजें खराब थी। आप नाटक कर रहे थे, आप ये कह रही हैं? देखिए, आप खुद ही पहचान लीजिए क्या कर रहे थे। क्योंकि 33 महीने की गवर्नमेंट में जब कोई भी निमंत्रण देता था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री बने, तो हमें भी बहुत एक्सपेक्टेड थी कि भाई आदरणीय बाला साहेब जी का खून है, तो आने के बाद महाराष्ट्र में सब चीजें बहुत अलग तरीके से हो जाएंगी और एक अच्छा मुख्यमंत्री ये महाराष्ट्र को मिलेगा। हम तो युवा हैं, मुझे तो काम करने वाले पसंद आते हैं। मुझे काम के पीछे भी कोई दिखता नहीं और काम के आगे भी कोई दिखता नहीं है, सिर्फ काम और एक निष्ठा से काम करने वाले लोग पसंद आते हैं। पर 33 महीने में तो सब चित्र ही अलग हो गया। घर में आराम करना, गले में पट्टा लगा लेना, तबीयत खराब है। इन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं मुख्यमंत्री अगर बनता हूं तो किसानों के खेत तक जाकर उनकी परेशानियां सुनेंगे, उनके जो भाव है, माल को जो भाव मिलना चाहिए वो करेंगे। ये सब ना करते हुए सिर्फ आराम और ऐश 33 महीने अगर कोई मुख्यमंत्री किया होगा पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, तो वो उद्धव ठाकरे जी को उसका अवार्ड जाना चाहिए। नहीं तो ये जो इतने तीखे हमले उद्धव ठाकरे पर आपने तभी से करने शुरू कर दिए थे, और अभी भी वो उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तो गले में क्या कुछ पट्टा बांधकर घूम रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, मतलब नाटक कर रहे थे, ऐसे सवाल आप यहाँ पर खड़े कर रही हैं। इसी वजह से ये अमरावती जो सहयोगी शिवसेना की सीट रही और बीजेपी ने वहां से आपको चुनाव मैदान में उतार दिया। मैंने वही कहा ना कि 5 टर्म एक पार्टी जब रिप्रेजेंट करती है कहीं से और अपना दावा भी नहीं रखती है कि 5 टर्म रिप्रेजेंट करने के बाद उद्धव ठाकरे के शिवसेना जब 5 टाइम अमरावती से रिप्रेजेंट करती है और 6th टाइम वो अपना दावा भी नहीं करती और छोड़ के चले जाती है मैदान, तो वहां से चित्र स्पष्ट होता है कि आपने 5 टर्म में उस क्षेत्र में क्या विकास किया। और जब 33 महीने की गवर्नमेंट थी, उद्धव ठाकरे एक भी बार, नॉट इवन सिंगल टाइम, वो अमरावती कोई किसानों के लिए, MIDC के लिए, या कोई बेरोजगार का प्रोग्राम के लिए, या अमरावती में क्या प्रॉब्लम है आपको बताना चाहूंगी। एक बात बताओ कि वहां जो सांसद थे शिवसेना वाले, वो आनंद राव अड़सुल है ना, और वो तो अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं, वो तो आप ही के गठबंधन के साथ ही हैं, और आप उनकी इतनी कमियां निकाल रही हैं। आपको टिकट मिली तो उन्होंने कहा साहब ये तो महायुति राजनीतिक आत्महत्या कर ली, वो आपको घेर रहे हैं। तो ऐसे में ये चुनाव जीत रोड़ा तो नहीं अटकने वाला है? मुझे लगता है मतदान कोई नेता नहीं करता है, मतदान आम जनता करती है। मैं हमेशा मेरे वाक्य में कहती हूँ कि जनता नेता बनाती है, नेता जनता को
नेता नहीं बनाती है, नेता नहीं बनाता है, जनता नेता बनाती है। और मेरा मतदान, मेरा काम, मेरी निष्ठा, जब मैं काम करने के लिए मैदान में उतरती हूँ तो मेरे सामने सिर्फ जनता के प्रॉब्लम्स, बेरोजगारी, किसान और मेरे क्षेत्र की जो प्रॉब्लम्स है उसे आगे रखकर मैं लड़ती हूँ। मेरे लिए अपने ही गठबंधन के साथी और आप ही को स्वीकार नहीं कर रहे, स्वीकार्यता नहीं मिली गठबंधन में आपको? मिली क्योंकि आखिरी दिन तो मुझे लगता है जब हमारी मीटिंग हुई, उनके सुपुत्र आए, उनसे मिलने गए, उनकी बहू ने स्वागत किया और आखिरी दिन में हमारे मंच पे बैठे जब अमित शाह जी आए, तो मुझे लगता है स्वीकार करने का काम ये जनता का होता है। जनता ने मुझे 2019 में भी स्वीकारा और 2024 में भी 101%। जिसका खून गर्म है उसने 100% मतदान किया होगा। नवनीत राणा को अपनी जगह तो बनानी आती है ना? आखिरकार थक हार कर सब स्वीकार तो कर ही लेते हैं। और ये स्वीकार्यता, ये जो नई नई पार्टी ज्वाइन की आपने बीजेपी में, इसमें बनी रहे। तो एक कहावत है हमारी तरफ, कहा जाता है कि सब जो नया नया मुल्ला होता है ना, वो प्याज ज्यादा खाता है। इसी वजह से ये हिंदुत्व को लेकर और हैदराबाद तक आपने जो घेराबंदी कर दी, पहले मुझे ये बताओ, आप 15 मिनट 15 सेकंड क्या करोगे? 15 सेकंड देखिए, आपको मुल्ले की बात पता होगी, मुझे नहीं पता है। मैं तो पंडितों की बात बता सकती हूँ, मंदिर में जो पूजा करते हैं उनकी बात बता सकती हूँ। मैं आपको इतना जरूर बताऊंगी कि 12 वर्ष पहले जब हैदराबाद में एक नेता ने जब ये बयान देता, ओवीसी ने, छोटे और बड़े, मैं उनका नाम ही रखी हूँ। बड़े कहते हैं मैंने संभाल के रखा है, छोटा कहता है मैं संभल के हूं। तो ये जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया, उस वक्त का भारत, उस वक्त के भारत की जो नेतृत्व था, जो सरकार चला रही थी, वो अलग थी। आज राम भक्त हैं इस देश में, तो ये याद जरूर रखना चाहिए। उस टाइम बोला हुआ लोगों ने डाइजेस्ट किया, अब कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा। आज फिर मैं कहती हूँ ओवीसी को कि 15 मिनट उनको लगते हैं, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। ये जरूर उन्होंने याद रखना चाहिए। किस चीज में लगेंगे 15 सेकंड? क्या जैसे होगा? उन्होंने कहा, देखो, जो भाषा में जो व्यक्ति समझता है उसके लिए वही भाषा होनी चाहिए, आर या पार। अगर वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटाओ और छटाक भर पूरे देश में जिनकी लोक संख्या नहीं है, वो 1.25 करोड़ जनता को धमकी दे रहे हैं, तो वही लाइन पे मैं काम कर रही हूं। अगर वो 15 मिनट लेंगे हमारे लोगों को यहां से खत्म करने के लिए, तो हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। ये याद रखना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी भाषा बोली जानी चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई शुरुआत करेगा तो उसे उत्तर भी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बताइए, 12 साल बाद आप जिन जो है वो बयान का लेकर आ रही हैं, और वो भी वो बयान, वो 15 मिनट वाला बयान, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, उस बयान को लेकर FIR हुई थी, उस बयान को लेकर केस हुआ था। 40 दिन से ज्यादा जो छोटे ओवैसी, छोटे, आप छोटे के नाम से जानती है ना, वो सलाखों के पीछे रहे थे। उसके बाद बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वो बरी हुए। लेकिन नवनीत राणा पर तो मेरे ख्याल से इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई। नहीं, FIR हुई है। वो तो पाकिस्तान वाले पर हुई है, उस पर भी आऊंगी। इस पर कब हुई है? 15 सेकंड वाले पर तो नहीं हुई। जो भी बयान पे हुई है, हैदराबाद में भी FIR हुई है, मुंबई, अमरावती में भी मेरे नाम की FIR हुई। और मैं तो देखो माथे पे तिलक लगा के निकलती हूँ। मैं FIR और उसे उत्तर देने के लिए काफी हूं, इतना मुझे जरूर पता है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट नवनीत राणा, मतलब लोकतंत्र संविधान से चलता है, और इस तरीके की जो विषैली भाषा है जिससे समाज में द्वेष फैले, मतलब इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि आपके विरोधी ये कह रहे हैं, भाई एक तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, और दूसरी बात ये कि ध्रुवीकरण। फिर आप वही कहेंगे, फिर मैं कहूंगी मुल्ले की बात मुझे पता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा दर्शक समझ रहा है। लेकिन और दूसरा ये कि ध्रुवीकरण करके कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा आप करना चाह रही हैं, यही थी रणनीति। मेरा तो मतदान भी हो गया है मैडम। नहीं, हैदराबाद में जहां पर ये बोल मैं आपको इतना जरूर बताऊंगी। हैदराबाद की सिचुएशन, मैंने हैदराबाद में और तेलंगाना, आंध्रा जब एक था, पूरा आंध्र प्रदेश था, तब मैंने वहां पर पिछले 12 वर्ष काम किया मैडम। सो तेलुगु लोगों से मेरी वैसे भी बहुत अटैचमेंट है। उनका इरादा है कि हैदराबाद को पाकिस्तान बनाना, और हमारा एक निष्ठा से 20 भारत का कोई भी अंग पाकिस्तान से और पाकिस्तान की विचारधाराओं से हम जुड़ने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर में जब 370 हमने हटाकर उसे अपना अंग देश का बनाया, और हमें स्वाभिमान से आज लगता है कि वो जगह, वो राज्य हमारा है। तब इतने वर्षों से वो हमारा नहीं लगता था, उनको हम उनके नहीं लगते थे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं विकास
लेकिन काम। एक मिनट, 370 वाली आपने बात की, आपको हैरानी नहीं हुई कि आपकी पार्टी जिसको सबसे बड़ी उपलब्धि कहती है अनुच्छेद 370 हटाना, उसको लेकर चुनाव में भी आप लोग जा रहे हैं। पहले तो बीजेपी घाटी में उम्मीदवार देती आई है, इस बार 2024 चुनाव में बीजेपी ने घाटी में उम्मीदवार ही नहीं दिया, जबकि सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो अनुच्छेद 370 हटाना, जो हर तरफ चुनावी सभाओं में बताई जा रही है। ऐसा क्यों हुआ है? मुझे लगता है हमारे जो लीडर्स हैं, हाँ। अगर वो कोई निर्णय लेती है या वहां पर कोई प्रॉब्लमेटिक होगा, तो मुझे लगता है बड़े लीडर्स हैं। अभी मैं बहुत नई हूं इस क्षेत्र में, मैं मेरे मुद्दों पे जो काम कर रही हूं, मैं मेरे क्षेत्र में जो काम कर रही हूं, बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ, अमित भाई के साथ, देवेंद्र जी के साथ, मैं किस रीजन से हूं इसके स्पष्ट है कि इस देश में आप देखेंगे आपकी बार फिर से मोदी सरकार, तो ये क्लियर है। मैं मतलब नवनीत राणा, Yes. मैं हिंदुत्व की लेडी आइकॉन बनना चाहती हूँ। मैं आइकॉन वाइकॉन बनना नहीं चाहती हूँ, मैं हिंदू हूँ, इतना क्लियर है। मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, ये क्लियर है। मैं आइकॉन कब बनूंगी, कैसे बनूंगी, कौन बनाएगा और कैसे नहीं बनाएगा, इस देश की माटी में मैंने जन्म लिया है और माथे पे लगाकर मैं मैदान में उतरती हूँ, तो मेरे लिए उतना काफी है। अच्छा, ये चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है, यहाँ की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और आप सभाओं में कह रही हैं, जिसमें FIR हुई है, आप सभाओं में कह रही हैं कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया मतलब पाकिस्तान को वोट देने जैसा, ये क्या बात हुई? देखिए, मेरे मोदी जी के लिए पाकिस्तान लव लेटर नहीं भेज रहा है, राहुल गांधी जी के लिए लव लेटर आ रहे हैं कि मोदी को हराओ और राहुल गांधी को जिताओ। तो ये प्रेम पत्र जब आता है पाकिस्तान से, तो यहां से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस आने के बाद इस देश में पाकिस्तान के जैसी हुकूमत इस देश में चलेगी, ये वो दर्शा रहे हैं। तो मुझे लगता है उनको जो पत्र आ रहा है उसके ऊपर मेरा बयान था कि अभी भी वही कहती हूं, कांग्रेस को वोट करना मतलब डायरेक्टली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना और पाकिस्तान को सपोर्ट करना। आई एम नॉट डिनाइंग नॉट इवन सिंगल वर्ड फ्रॉम दिस। जो मैंने कहा उस पे आज भी अटल हूं और कल भी अटल रहूंगी। FIR से डर नहीं लगता है? मैंने 14 दिन जेल काट के आई है मैडम, मुझे बताइए, तो FIR से क्या डर लगेगा? मैं लड़ाई करने वाली, अपने विचारों पे ठाम रहने वाली व्यक्ति हूं। जब मैदान पे उतरती हूँ ना, आगे हम छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि को बिलोंग करते हैं मैडम, जहां पे आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है। उस राज्य में जब छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में उतरते थे ना वो पीछे देखते थे कितने मेरे साथ, मेरे सपोर्ट के लिए खड़े हैं और आगे मेरे कितने विरोध में खड़े हैं। वो मैदान में उतरते हैं तो मयान से तलवार निकालना भी उन्हें अच्छे से पता है, और वही विचारों से लेकर ये महाराष्ट्र में मैं काम कर रही हूँ। पर आपके विचार, और जो ओवैसी साहब हैं, बड़े जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब 15 सेकंड क्यों, आप 15 घंटे ले लीजिए, आप अपने पापा को बोलिए, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैंने कह दिया ना, हाँ। मैं हैदराबाद आऊंगी, हाँ। तैयारी करके रखना। नवनीत राणा ने कहा था अमरावती से मुंबई आऊंगी, हनुमान चालीसा पठन करूंगी, तो मैं मुंबई पहुंची थी और किया भी था। महाराष्ट्र के अगर किसी को अनुभव लेना है तो उद्धव ठाकरे जी से ले लेना चाहिए। फोन कर ले मतलब ओवैसी साहब, 100% फोन करके पूछ लीजिए। नवनीत राणा ने कहा है तो नवनीत राणा करेगी जरूर। क्या करने वाली है ये बताइए ना। मैं हैदराबाद पहुंचूंगी, अगर जिसमें दम होगा रोक लेंगे। वो कह रहे थे छोटे तोप हैं, तो हम ऐसे तोप बाहर, घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बिना गोले वाले तोप आप उनको बना रही हैं? हाँ, देखिए, वो तोप बताते हैं, वो खूंखार बताते हैं, उनका इशारा कहाँ पे। आप 15-20 करोड़ जनता रहकर हमारे लोगों को अगर आप धमका रहे होंगे तो 12 वर्ष बाकी लोगों ने सुना होगा, मैं सुनने वाली में से नहीं हूँ। अच्छा, मुझे पता नहीं आपने सुना या नहीं, लेकिन ये जिस तरीके के बयान आपके बीच और ओवैसी साहब के बीच हुए, उसके बाद प्रियंका गांधी का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि साहब ये सब नूरा कुश्ती चल रही है, ये असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है ये बीजेपी की बी टीम है, और ये आपस में ही बीजेपी वाले इन पर हमला बोलकर, ये बीजेपी वालों पर हमला बोलकर, ये आपस में ही नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, वोटों के ध्रुवीकरण का खेल खेल। कांग्रेस और MIM का खून एक ही है। एक है, एक ही खून के हैं ये। बोलते हैं खून जब एक होता है तो भाई भाई होते हो, ये दोनों भाई भाई हैं, पाकिस्तान के प्रेमी हैं, पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले हैं। इनको बोल दीजिए, MIM को, ओबीसी को बोलिए, बड़े को, कि भारत माता की जय बोलिए, हिंदुस्तान की जय जयकार लगाइए। पार्लियामेंट में मैंने 5 वर्ष दिए हैं मैडम, 5 वर्षों में एक भी बार उनके शब्दों में ये नहीं आया जब हम नारे लगाते थे कि भारत माता की जय। जिस मिट्टी ने उनको जगह दी, जिस माटी ने उनको घर दिया, जिस माटी ने उनको नाम दिया, उस भारत माता की जय जयकार हम नहीं करेंगे, ये तरीके का बयान उनके तरफ से आता है। तो मुझे लगता है ये MIM और कांग्रेस ये बहुत सगे भाई से भी ज्यादा प्रेम करने वाले भाई बहन हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो इनको इंडिया गठबंधन में भी नहीं शामिल किया। मैं आपको इतना बता सकती हूँ, इन्होंने एक चीज याद रखनी चाहिए, अमेठी क्यों नहीं लड़े। हाँ, कौन? राहुल गांधी?
अमेठी क्यों नहीं लड़े? वो रायबरेली चले गए, एक ही लड़ रहा है क्यों? परिवार में। हाँ। कारण आपको क्या लगता है? मैं कारण बताऊंगी, फिर आप, वो तो कांग्रेस जो कह रही है मैं वो कारण बता दूंगी, पर आपको क्या लगता है, आप बताइए ना। जब खुद को डर लगता है ना कि मैं मेरा घर नहीं बचा सकता और मैंने इतने सालों में कुछ काम नहीं किया, एक निष्ठा से अमेठी के लोगों को न्याय नहीं दे पाया, इसलिए दूसरे कंस्टिट्यूंसी में नहीं तो हारूंगा भी तो उसी क्षेत्र से हारूंगा, इस चीज से लड़ाई लड़नी चाहिए। झांसी की रानी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, जब भी मैदान लड़े तो हार जीत की चिंता नहीं करे, मैदान में जाना है और लड़ना है। उस तरीके से उन्होंने लड़ी, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में जिस तरीके से ये बीजेपी पे, भारतीय जनता पार्टी पे जिस तरीके से इल्जाम लगाते हैं कि जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली कांग्रेस ने कई सालों से जातियों को अलग रखने का काम किया है, एक जगह पे लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इतने वर्षों से इन्होंने उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि हिंदुस्तान में बौद्ध हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले हैं या कोई भी समाज को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उनको एक जगह पर इन्होंने कभी मिलने नहीं दिया। इन्होंने, देखो आप मेरे अगर गूज़बम्स देखेंगे, इट इज गेटिंग, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बंटवारे की राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा, अगर भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट का कोई फायदा लेता है वो मुस्लिम समाज ले रहे हैं, हमारे बौद्ध समाज के, हमारे मागासवर्गीय जो लोग हैं वो ले रहे हैं। पर ये कांग्रेस की नीति है कि आज स्टेज से, मंच पे से चिल्ला के बात कर रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान नष्ट हो जाएगा। अरे किसी के बाप में ताकत नहीं है कि संविधान कोई खत्म कर पाए, ये पहली चीज है। संविधान में क्या ये महाराष्ट्र में जनता के बीच मैसेज चला गया है? क्योंकि अलग अलग देखिए दलों के नेता यहाँ पर देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है मैडम। ठीक है, कांग्रेस के पास क्या करेंगे, युवकों को कैसा भविष्य मिलेगा, महिलाओं को किस तरीके से उनके हाथ को मजबूत किया जाएगा, गारंटी दे रहे हैं। वो तो महिला जो है गरीब परिवार की हर साल उसको 1 लाख रुपया देंगे। वो तो युवा जैसे, अरे जीएसटी को धन्यवाद करना चाहिए, 1 साल तक उसको जो है वो नौकरी मिलेगी, 1 लाख रुपए की इंटर्न, पेड इंटर्नशिप, वो तो इस तरीके की तमाम गारंटी लेकर। देखिए जीएसटी हमारे मोदी जी ने लाया है, तो जीएसटी का नमस्कार करके राहुल गांधी ने जो भी बयान देना चाहिए उसका नमस्कार करके बोलना चाहिए। जीएसटी मतलब कलेक्शन, क्योंकि पैसा आ रहा है और पैसा आ रहा है। हाँ। और उसके बेस पे जो वो बता रहे हैं वो उसी के बेस पे बोली जा रही चीजें हैं। मैं इतना जरूर बताऊंगी कि आज जो कांग्रेस दिमाग में लेके चल रही है कि हर जगह सिर्फ गलत चीजें फैलाकर लोगों की बुद्धि में ये डालना है कि ये करेंगे अगर मोदी जी आ गए। देखिए मोदी जी तो आने ही वाले हैं, आने वाले हैं, कोई भी नहीं रोक सकता। आपके हिसाब से नंबर? देखिए नंबर के लिए मैं इतनी बड़ी राजनीतिक नहीं हूँ, मैं बहुत नंबर इसलिए पूछ रही हूँ, पहले 400 पार वाली बात थी, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है ये खुद ही डर गए हैं, अब इनमें से कोई 400 पार बोल ही नहीं रहा है, इसलिए कह रही थी। देखिए नंबर्स तो उन्होंने गिनना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, गिनती के लिए हमने ऑपोजिशन को रख दिया है तो वो गिनती करें, आएंगे। शपथ तो, स्वेरिंग तो हमारे मोदी जी की होगी, इतनी पक्की है। तो चलते चलते जल्दी जल्दी कुछ नसीहतें, छोटी छोटी टिप्स आप क्या देना चाहेंगी? कहां से शुरुआत करूं? उद्धव ठाकरे जी, उनके लिए आपकी सलाह? मेहनत करना, काम करना सीख जाओ और अपने जो खून है उसको थोड़ा सा तो जाग जाओ, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि मेरी राजनीति जिस दिन कांग्रेस के साथ बैठने वाली हो जाएगी, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने वाली हो जाएगी, उस दिन मैं मेरी राजनीति की दुकान बंद करूंगा। तो उद्धव ठाकरे जी ने, उनके खून को तो एटलीस्ट जगना चाहिए। दुख हुआ आपको इससे बहुत ज्यादा। उवैसी अब छोटे बड़े आप तय कर लो, या दोनों को देना है तो दोनों छोटे बड़े को तो इतनी नसीहत जरूर दूंगी कि 12 साल 11 साल पहले वाली इस देश की राजनीति जो आपको परमिट करती थी, 15 मिनट बोल के आप निकल गए थे, आज जो सरकार में है वो राम भक्त इस सरकार को चला रहे हैं और ये हिंदुस्तान है। आपको 15 मिनट लगेंगे तो मैं भी 15 सेकंड में जो होगा वो 100% आपको करके दिखाएंगे। कोई आपको शर्मिंदगी नहीं है उस बयान पर? 15 मिनट 15 सेकंड किस बात के लिए? 15 सेकंड मुझे तो गर्व है बयान। 100% हिंदुस्तान की महिला हूँ और हिंदुस्तान की माटी को लगाकर घर से बाहर निकलती हूँ, तो उसका स्वाभिमान मेरे माथे पे लगा हुआ है, तो स्वाभिमान के लिए जगने के लिए मैं काफी हूँ। ओवैसी साहब कहेंगे, देखिए संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, कैसे माइनॉरिटी को ऐसे धमकियां दे रही हैं खुलेआम और इन पर एक्शन भी नहीं हो रहा है। ये संविधान जो बाबा साहब, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि महिलाओं को स्ट्रांग बनना चाहिए, महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। जब 33% आरक्षण महिलाओं के प्रति मोदी जी ने इस
पार्लियामेंट में लाया तो सबसे ज्यादा, और एक ही व्यक्ति पार्टी के 2 सिर्फ एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने ही सिर्फ महिलाओं के आरक्षण को विरोध किया था। तो मुझे लगता है ये संविधान के बारे में हमें मत सिखाइए, हम संविधान को तो सर पे लेके घूमते हैं। ठीक है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों के लिए नसीहत। सोचना पड़ रहा है बहुत। देखिए, मैं आपको बता सकती हूँ बहुत सारी चीजें, जिनको समझदार होने के लिए 52 वर्ष लगते हैं, तो वो देश को प्रतिनिधित्व करने के लिए तो बारे में नहीं सोचे तो बहुत अच्छा होगा। आपको नहीं लगता, आपको लगता है राहुल गांधी इस देश में प्रधानमंत्री बन पाएंगे कभी? मैंने वही कहा ना कि उनकी पार्टी, ये मैं नहीं कहती हूँ, हाँ। ये उनके पार्टी के कई लोग कह रहे हैं कि हमारा राहुल बाबू अभी 52 वर्ष में समझदार हो गया है। अगर किसी व्यक्ति को 52 वर्ष लगते हैं समझदार होने के लिए, तो वो देश के सपने तो देखना छोड़ ही देना चाहिए। अच्छा, आप कई मंचों से खुली खुली प्रशंसा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर चुकी हैं। आप कहती हैं कि आप उनसे प्रेरणा लेती हैं, है ना? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति, यहाँ प्रदेश की राजनीति में कोई नेता जिससे आपको प्रेरणा मिलती है आपकी नजर में, उसका भी नाम बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरे रवि जी हैं, जो मेरे लाइफ पार्टनर है, बिकॉज ही इज माई पतिदेव। 100% पतिदेव है। घर जाना है क्या यहाँ से वापस सीधा? हाँ? घर जाना है क्या यहाँ से वापस सीधा? अगर ऐसा डर होता है तो शायद मुझे राजनीति में कभी वो सपोर्ट ही नहीं करते। क्या बात है। वो जिस तरीके से एनकरेज करते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, हाँ। हमारी लाइफ पार्टनर को एज ए फीमेल वो हमसे 2 कदम आगे चलाना चाहिए और हमने 2 कदम पीछे रहकर उसे सपोर्ट करना चाहिए। ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल मैंने मेरी जिंदगी में देखा है जिस तरीके से, क्योंकि 2014 में जब आपका पराभव होता है और आप खुद, बिकॉज फीमेल में एक खुद बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है कि हम बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं, पर वो डाउन ना होते हुए मेरे लिए मेरा मॉरल, मेरा सपोर्ट, मेरा बैकबोन अगर कोई बना है, और मेरे राजनीतिक गुरु अगर मैं किसी को बोलती हूँ तो वो रवि जी को बोलती हूँ। तो देवेंद्र जी ऑफकोर्स हैं, पर मैंने जिस तरीके से देवेंद्र जी को, हमारे दादा को 2014 से 19 के दरमियान काम करते हुए, डेडिकेशन से ये क्षेत्र में काम करते हुए देखा है। एक ही व्यक्ति पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को ऐसे अपने इर्द गिर्द गोल गोल घुमा के रखा है, तो मेरे को लगता है इससे बेस्ट आइडल कोई नहीं हो सकता। तो 4 जून के बाद अपने लिए क्या जिम्मेदारी देख रही हैं आप? मेरे देश के हित में काम करने की जिम्मेदारी लेकर ही मैं 2019 में भी इस मैदान में उतरी थी। मैं जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सोचती हूँ, मेरे कर्तव्य मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। और नंबर देश का तो दे नहीं रही आप। महाराष्ट्र में 48 में से 41 मेजॉरिटी सीट्स हम भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार, पिछली बार 2019 में 41 सीट्स थी, है ना? एक इस बार 45 होगी, 45 होंगी इस बार। चलिए, तो 45 सीट का आंकड़ा यहाँ पर मुझे लगता है ये सारे जितने महायुति वाले हैं सबने 45 पर कंसेंसस बनाया है, क्योंकि सुबह सुनील तटकरे जी से मैं बात कर रही थी, वो भी 48 में से 45 का आंकड़ा, और अभी आपने सुना यहाँ पर नवनीत राणा 48 में से 45 सीटें जीतने का दावा करती हुई